Hey there, welcome to my YouTube channel, The Travel Man। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्लान योर थाईलैंड ट्रिप इन 2023 और इसमें हम डिटेल में चीज़ों के बारे में बात करने लगे हैं और इन सब के चैप्टर्स जो हैं बेसिकली आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो हम बात करने लगे हैं थाईलैंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में, रिवाइज्ड प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में, फ्लाइट्स के बारे में, होटल्स के बारे में, कौन सा सिम लेना है, मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप कैरी करते हैं तो कौन सी आपके लिए सूटेबल रहेगी, और टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री वीज़ाज एंड रिक्वायरमेंट्स और क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है वो मैं इस एक वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ। व्हाट मेक्स थाईलैंड फेमस एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली डू देयर, क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं फॉर फर्स्ट टाइम विजिटर्स स्पेशली, बेस्ट ड्यूटी फ्री शॉपिंग एक्सपीरियंस कहाँ रह सकता है, उसके कुछ मैं आपको नाम देने लगा हूँ जो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, अच्छे हैं। वैट रिफंड के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे इस वीडियो में, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एयर सुविधा के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने लगे हैं जो कि आपको फिल करना पड़ता है जब वापस आप एक फॉरेन ट्रिप करके आते हैं। ओके, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जरूर सपोर्ट करें यार, तो प्लीज गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द ट्रैवल मैन, और बेल बटन नोटिफिकेशन को अगर आप हिट करेंगे तो आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहुंच जाएंगे। अब आगे मैं बात करता हूं, उससे पहले मैं शुरू करूं तो आप मेरी साइट को फॉलो कर सकते हैं जहां पे सारे लिंक्स और रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, thewarningman.in, और आप थाईलैंड ट्रैवल व्लॉग्स भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई जगह पसंद है या आपको एक वाइब समझनी है किसी जगह की तो आप ट्रैवल व्लॉग्स देख सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं खासकर। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय शॉर्ट्स चैनल, ये एक बोनस मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस जो होते हैं, शॉर्ट ट्रैवल अपडेट्स होते हैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा फॉर एनी क्वेरीज इफ़ यू हैव। ओके, और कुछ रिसोर्सेज हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई, स्टिकर वीज़ा, ई वीज़ा ऑन अराइवल, ये सब जो हैं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड एक और इंपॉर्टेंट रिसोर्स, टूरिस्ट आई अलर्ट यू ऐप। तो अगर आपको कोई इशू आता है, कोई चैलेंजेस आते हैं, आप फंस जाते हैं या कोई एक्सीडेंट होता है तो आप उस केस के अंदर टूरिस्ट आई अलर्ट यू ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS। ओके, तो चलिए मैं शुरू करता हूं एंट्री रिक्वायरमेंट से, थाईलैंड एंट्री रिक्वायरमेंट से, जो कि अक्टूबर 1 से लागू की गई है। इसे रिवाइज किया गया था सितंबर लास्ट वीक के अंदर, और यहाँ पे आपको अब कोई भी कोविड-19 रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि वैक्सीन सर्टिफिकेट्स हो गया, दिखाने की जरूरत नहीं है। PCR टेस्ट अगर आप करवाते हैं या आपके ऊपर एप्लीकेबल है किसी रीजन की वजह से तो वो भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है। ऑल यू नीड इज बेसिक जनरल डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं फटाफट, कि आपको पासपोर्ट जो है वो अपना ओरिजिनल दिखाना है, उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, उससे नीचे की नहीं होनी चाहिए। आई डोंट रिकमेंड यू, अगर आपकी 3 महीने की पासपोर्ट वैलिडिटी है, 2 महीने की रह गई, आप ट्रैवल ना करें। ठीक है, नाउ यू नीड अ कंफर्म्ड होटल रिजर्वेशन, स्पेशली इन द केस ऑफ वीजा ऑन अराइवल। ठीक है ना, तो अगर आप वीजा ऑन अराइवल लेने लगे हैं तो कंफर्म्ड होटल रिजर्वेशंस आपके पास होनी चाहिए, पेड बुकिंग्स होनी चाहिए। यू ऑल्सो नीड अ रिटर्न फ्लाइट फेयर्स, और वीज़ा आपको चाहिए होगा, जैसे कि हम बात करने लगे हैं डिटेल में रिक्वायरमेंट्स के बारे में। वैलिड वीज़ा जैसे कि वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा ऑन अराइवल, स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं, और मल्टी एंट्री वीज़ा उन केस में एप्लीकेबल है जो लोग बेसिकली मुंबई और चेन्नई से ट्रैवल कर रहे हैं। कोलकाता, दिल्ली के केस में अभी मल्टी एंट्री वीज़ा एप्लीकेबल नहीं, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे भी अगर आप उसका प्रोसेस भी जानना चाहते हैं। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ फंड्स जो हैं कैरी करने होते हैं सफिशिएंट, खासकर अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल पे जा रहे हैं, उनको लेने लगे वीज़ा ऑन अराइवल को। बोर्डिंग पास आपको हमेशा अपने हाथ में रखना है, डू नॉट थ्रो इट, उसे फेंकना मत, फाड़ना मत, उसको अपने पास हर वक्त रखना जब तक आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल जाते। चलिए आगे मैं बात करता हूं कि आपको अगर वैक्सीन लगी होनी चाहिए तो 2 डोजेस सफिशिएंट है आपके केस के अंदर, आपको 3 डोजेस दिखाने की, बूस्टर शॉट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज इनकरेज बाय द गवर्नमेंट। इनफैक्ट कभी किसी भी आप कंट्री में ट्रैवल करते हैं वहाँ पे आपको बूस्टर डोज के लिए गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, लेकिन 2 डोजेस सफिशिएंट है खासकर थाईलैंड के केस के अंदर, बिकॉज इन्फेक्शन रेट इज क्वाइट लो। और अगर आप मेरी करंट सिचुएशन थाईलैंड की वीडियो को फॉलो करते हैं, उसमें कोविड, वेदर और टूरिज्म अपडेट्स मैं बहुत सारे शेयर करता हूँ, तो आपको पता लगता रहेगा। द वीडियो कम्स एवरी सैटरडे और संडे, एनी डे। और इसके बाद अब मैं डिटेल में शुरू करता हूं बात करनी प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में। इसका चैप्टर आपको मिल जाएगा, तो मेक श्योर दैट यू कैरी एटलीस्ट मिनिमम 15 to 20,000 थाई बाट
थाई लोकल करेंसी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जो उनकी गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि आपको 10,000 थाई बाट मिनिमम आपके पास होने चाहिए, एंड दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड दिस प्रॉपर्ली, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ रॉन्ग। तो बात यह है कि आपको 10,000 थाई बाट से ऊपर कैरी करने हैं, क्योंकि अगर आप 10,000 थाई बाट कैरी करते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल की कॉस्ट जो है वो है 2,000 थाई बाट। एक्सप्रेस लेते हैं आप सर्विस तो उनकी 2,200 थाई बाट पड़ती है, और वो आपको थाई करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है। कार्ड वगैरह या पेटीएम वगैरह जैसी चीज़ें वहाँ पे नहीं चलती हैं। तो आपके पास अगर 10,000 थाई बाट है, 2,000 थाई बाट अगर आप वीओए के अंदर एग्जॉस्ट कर देते हैं, देन यू बिकम शॉर्ट ऑफ 10,000 थाई बाट। दिस मीन्स दैट यू विल बी लेफ्ट विद 8,000 थाई बाट एंड दैट विल डिस्क्वालीफाई यू फॉर वीज़ा ऑन अराइवल। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल अहेड इन 2023, ठीक है। स्टिकर वीज़ा की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ बात करूँ तो उस केस के अंदर देयर इज नो नीड टू प्रेजेंट एंड एनी प्रूफ ऑफ फंड्स एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई भी अगर फॉरेन ट्रिप करता आज की डेट में तो वो प्रूफ ऑफ फंड्स या अपने पास सफिशिएंट कैश लेके नहीं चलता, ऐसा नहीं हो सकता। तो कैश आपके पास होगा, क्योंकि क्या होता है स्टिकर वीज़ा के केस के अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। अब वो $700 की मिनिमम बैंक स्टेटमेंट होती है, उसके बेसिस पे और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपका स्टिकर वीज़ा लगता है। तो फिर उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि आपको कोई फंड्स दिखाने की ज़रूरत है इमिग्रेशन पे, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फिर भी उसके बावजूद भी लोकल थाई बाट में करेंसी कैरी ज़रूर करें, ओके। अब सेकेंडली द क्वेश्चन इज़ व्हाई यू शुड कैरी करेंसी इन थाई बाट। देखिए काफ़ी लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं एंड आई टोटली एग्री विद देम एज वेल कि कुछ लोगों ने बोला कि हमने यूएस डॉलर्स भी दिखाए हैं इमिग्रेशन के दौरान। कुछ लोगों को डिपोर्ट भी किया है क्योंकि उनके पास यूएस डॉलर्स थे लेकिन लोकल थाई करेंसी नहीं थी। बहुत सारे मिक्स्ड एग्जांपल हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, एंड आई एम श्योर कि वो सारे सही भी होंगे किसी टाइम, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप 2023 की बात करते हैं तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आपको लोकल थाई बाट में करेंसी कैरी करनी है, ठीक है। देखिए होता यह है कि आज की डेट में अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं तो यहाँ पे जो थाई बाट है उनकी जो लोकल करेंसी है दैट इज़ फॉलोइंग अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। तो अभी जो अगर आप जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी करंट जो प्राइस है थाई बाट का अगेंस्ट $1 वो चल रहा है 38.35, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि $1 में आपको 38 या 39 जो है थाई बाट मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर ऐसा होगा तो लोगों के पास अगर यूएस डॉलर्स कैरी करेंगे, वो लोगों को अलाउ करते हैं, तो पीपल विल हैव मोर परचेजिंग पावर एंड दे विल गेट मोर थाई बाट। और एट द सेम टाइम क्या होगा कि अगर इफ दे वांट टू रीच इफ द कंट्री वांट्स टू रीच डिजायर्ड प्रॉफिट देन दे विल हैव टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। और अगर ऐसा हुआ तो देन आप यू कैन मेक आउट कि थाईलैंड विल नो लॉन्गर बी एन इनएक्सपेंसिव कंट्री लोगों के लिए, जिसके लिए थाईलैंड फेमस भी है। तो इमिग्रेशन जो है बेसिकली दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट यू कैरी थाई बाट लोकल करेंसी, एंड इवन इफ यू वांट टू कैरी यूएस डॉलर्स तो मेक इट एज अ बैकअप प्लान। क्योंकि जब मैं गया था तो मैंने 13,000 थाई बाट उनको दिखाए थे, मेरे पास $100 एज अ बैकअप फंड भी था जो कि मैंने उन्हें नहीं दिखाया। लेकिन अगर आप कैरी करते हैं यूएस डॉलर्स, आपके पास कुछ बचे हैं तो आप उसे बैकअप फंड की तरह लेके चलें, लेकिन जब आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं तो वहाँ पे थाई बाट में ही करेंसी को दिखाएं above 10,000 थाई बाट, 13 to 15 और 20 whatever you can afford। और इसके अलावा है मेरे पास 13,000 थाई बाट, इसके अलावा $100 भी हैं जो कि मैं उनको नहीं दिखाऊंगा। अगर मुझसे पूछते हैं कि प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाएं और करेंसी दिखाएं तो मैं 13,000 थाई बाट ही सिर्फ शो करूंगा उनको, और देखता हूं वो मुझे अप्रूव करते हैं वीज़ा के लिए कि नहीं करते। और जब आप करेंसी लेते हैं, मैंने ऑनलाइन बुक की थी, बुक माई फोरेक्स से मैंने की थी, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, थॉमस कुक से कर सकते हैं आप। और जो एजेंट आता है घर पे आपको करेंसी डिलीवर करता है तो वो आपको रिसीट भी देगा एक, तो वो रिसीट भी मेरे पास है। दिस इज़ योर एक्चुअली प्रूफ ऑफ फंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कैश चेक करेंगे, करेंसी नोट्स आपकी चेक करते हैं। बेसिकली जब आप करेंसी को खरीदते हैं आपको उसके साथ एक रिसीट इशू की जाती है कि आपने कितने के थाई बाट खरीदे अपनी करेंसी में, तो बेसिकली वो रिसीट चेक करते हैं। और अगर आप करेंसी की बात करें तो आप बुक माई फोरेक्स, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जैसे काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बुक माई फोरेक्स से आप खरीद सकते हैं, थॉमस कुक से आप खरीद सकते हैं। लेकिन थॉमस कुक के केस में थोड़ी करेंसी आपको हायर साइड पे पड़ सकती है, बुक माई फोरेक्स में फिर भी आपको रेट सही बैठ सकते हैं। और बेसिकली इनका जितने भी लोकल करेंसी डीलर्स हैं, ये ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनके साथ इनका टाइप होता है बेसिकली, ठीक है। तो किसी को भी जब भी आपकी रिक्वेस्ट जाती है ऑनलाइन तो किसी को भी असाइन कर देते हैं, विद इन अ डे आपको करेंसी मिल सकती है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में बुक करते हैं तो शाम तक, रात तक आपको डिलीवर हो सकती है, नहीं तो नेक्स्ट मॉर्निंग या आफ्टरनून तक मैक्सिमम आपको करेंसी डिलीवर हो जाती है एट योर प्लेस बिफोर यू फ्लाई। दिल्ली में आप अगर देखें, दिल्ली के बारे में मुझे ज़्यादा पता है, अगर जहाँ पे आपको अच्छे डीलर्स मिल सकते हैं, एक अच्छा आपको प्राइस पॉइंट पे करेंसी मिल सकता है, वो मुझे पता है ज़रूर।
वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुंबई और कोलकाता या चेन्नई के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। नाउ वे टू बुक योर होटल्स फ्रॉम, तो अगोडा या स्काई स्कैनर के अंदर, खासकर हम स्काई स्कैनर को यूज़ करते हैं फ्लाइट्स को बुक करने के लिए, लेकिन स्काई स्कैनर के अंदर भी होटल बुक करने के प्रोविजंस हैं आपके पास। ऑल यू हैव टू डू इज टू अप्लाई फिल्टर्स, कस्टमाइज प्राइसिंग एंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू वांट, फैसिलिटीज़ जो आपको चाहिए वो सब आप कस्टमाइज कर सकते हैं इन साइट के थ्रू। और अगर मैं फ़्लाइट्स की सिर्फ बात करूँ यहाँ पे, तो फ्लाइट्स के लिए आप स्काई स्कैनर को यूज़ करें फॉर चीपर डील्स, या यात्रा.com को मैं रिकमेंड करता हूँ डेफिनेटली ओवर ऑल अदर साइट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे जो स्कीम हैं, जो डिस्काउंट कूपन्स हैं वो मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड पे 5,000 से 10,000 तक ऑफ भी मिल जाता है। तो खूब सारे इनके पास प्रोविजंस हैं बेसिकली आपको डिस्काउंट देने के लिए, तो इसलिए मैं यात्रा.com को डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ इवन ओवर स्काई स्कैनर, टू बी ऑनेस्ट। कुछ लोगों को जिनको गेस्ट फ्रेंडली होटल्स की तलाश रहती है, उसका एक स्पेशल लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। ज़्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको लिंक एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें उसमें देखने को मिल सकती हैं। आप अकॉर्डिंगली अगोडा पे जाके, किसी और साइट पे जाके अपने वो होटल्स बुक कर सकते हैं। चलिए, अब मैं 3 टाइप की वीज़ाज़ के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने लगा हूँ। सबसे पहले आता है यहाँ पे स्टिकर वीज़ा, जिसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 60 डेज़ का आपको स्टे पीरियड मिलता है मैक्सिमम, और इसकी वैलिडिटी होती है 3 महीने की। मतलब कि 3 महीने में आपको कभी भी ट्रैवल करना है, उससे बाद आपका वीज़ा एक्सपायर कर देगा, आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप वीज़ा अप्लाई करते हैं VFS के थ्रू करते हैं, ऑफिस के थ्रू करते हैं, इनके सर्विस चार्ज होते हैं 500 इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, और जो कॉन्सुलेट को फीस जाती है वो जाती है 2500 रुपये इंडियन INR की बात कर रहा हूँ। टोटल कॉस्ट आपको स्टिकर वीज़ा की पड़ेगी 3000 रुपीज़। फोटो स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करूँ, यहाँ पे आपको फोटो लगानी होती है कलर्ड फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं 3x5 × 4x5 सेंटीमीटर। इसके अलावा होटल रिजर्वेशंस आपको लगानी पड़ती हैं, और आपको कलर्ड कॉपी जो है होटल रिजर्वेशंस की यहाँ पे लगानी है। तो ऐसा नहीं करना कि अगर आप होटल बुक कर रहे हैं और उसके बाद क्या होता है कि एक आपको ऑटोमेटेड ईमेल जाती है आपकी ईमेल बॉक्स के अंदर, आप उसका प्रिंट आउट ले लें कहीं। आपको ध्यान से यू हैव टू स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम ऑफ योर होटल रिजर्वेशंस, वहाँ पे जो PDF दिए होंगे उसका प्रिंट आउट लेना, कलर्ड प्रिंट आउट। सेम गोज फॉर अगर आप फ्लाइट बुक करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको जो है, जो वाउचर होता है आपको जो इशू किया जाता है, PNR होता है जिसपे PDF जो होता है, उसकी कलर्ड कॉपी एक लेनी है। होटल्स के केस के अंदर अगर आप चेक इन चेकआउट जो आपकी डेट्स होंगी वो बिल्कुल सही स्पेसिफाइड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेज यू आर गोइंग टू स्टे इन थाईलैंड। ओके, यू हैव टू इंश्योर दैट। तो ये हो गई फ्लाइट होटल्स की, हमने यहाँ पे बात कर ली है। और जब आप होटल्स बुक करते हैं या फ्लाइट्स बुक करते हैं, उसके अंदर आपको किसी भी साइट से आप करते हैं तो आपको अपना एक ऑप्शन मिलता है, प्रोविजन मिलता है टू ऐड योर फैमिली मेम्बर और ऐड ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्रैवलिंग विद यू। तो मेक श्योर कि आप वो कर लें अगर आप एज अ फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अगर सोलो ट्रैवल करते हैं तो उसमें ज़्यादा कोई इशू आपको आता नहीं है, ठीक है ना। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको होटल बुक नहीं करने, आप किसी फ्रेंड के पास जाके स्टे करने लगे हैं, तो उस केस के अंदर आपको एक इनविटेशन लेटर अपने फ्रेंड से, जो लोकल फ्रेंड है आपका थाईलैंड में, उससे लिखवाना पड़ता है। उसमें इनविटेशन लेटर में बेसिकली होता यह है कि वो आपको इनवाइट कर रहे हैं थाईलैंड, आपके साथ स्टे करेंगे, आप उनका जो जिम्मेदारी लेंगे घुमाने की और एक्सपेंसेस की, एंड प्लस उसके अंदर क्या होता है कि उनकी एड्रेस डिटेल्स, वो वहाँ क्या करते हैं, वर्क परमिट पे हैं या स्टूडेंट हैं, उनका पासपोर्ट नंबर क्या है, वो कहाँ स्टे करते हैं, एड्रेस क्या है उनका, और प्लस आपकी जो डिटेल्स हैं लोकल इंडिया की डिटेल्स, वो भी इसमें इनविटेशन लेटर में स्पेसिफाइड होती हैं। और वो जो कॉपी है आपका फ्रेंड आपको लिख के भेजता है, इसका प्रिंट आउट आपको लेना पड़ता है। और जब आप स्टिकर वीज़ा के लिए जाएंगे या किसी भी वीज़ा के लिए जाते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल के लिए भी अगर जाते हैं, तो इनविटेशन लेटर आपके हाथ में होना चाहिए। एंड हाउ टू राइट एन इनविटेशन लेटर, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे। प्लस आप जो इनविटेशन लेटर का फॉर्मेट है मेरी साइट thewandingman.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करें, बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लगानी पड़ती है, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो टेस्टेड होनी चाहिए। इसमें बैलेंस मिनिमम कंसिस्टेंटली आपके पास $700 का होना चाहिए, मतलब कि कुछ 52 से 53 या 56,000 के बीच में आपका बैलेंस बनता है। मेक श्योर कि आपका जो बैलेंस है अकाउंट में वो मतलब कि पुराना है तो अच्छी बात है, इतना अगर आपके पास पड़ा है, लेकिन वो रिसेंटली आपने पैसे ना डाले हो अकाउंट में, उसमें रिजेक्शन होने के चांसेस आते हैं, इम्प्लीकेशंस होती हैं कुछ। मैंने काफ़ी बार वीडियोस में डिस्कस किया है। तो मेक श्योर कि आपके पास जो है बैंक स्टेटमेंट हो, अटेस्टेड हो, और उसमें मिनिमम $700 का बैलेंस हो अगर आप स्टिकर वीज़ा लेने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है इन द केस ऑफ स्टिकर वीज़ा। और बहुत ही सिंपल है। पहले तो आपके क्रेडेंशियल्स जो होते हैं, पासपोर्ट, एज पर द पासपोर्ट आपको फिल करने होते हैं, मिस्टर मिसेस, योर नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ और टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट,
पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं वो आप डालते हैं, अपना करंट एड्रेस जो एज़ पर द पासपोर्ट होता है आप वही डालें यहाँ पे, और डेट ऑफ अराइवल इन थाईलैंड। और राइट साइड पे देखें जो मैं एक्चुअली डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, यहाँ पे दिया है कंट्रीज़ फॉर विच ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड। तो यहाँ पे आप ऑल कंट्रीज़ कर सकते हैं। प्रपोज एड्रेस इन थाईलैंड, इसके अंदर आप पहले होटल का अपना जो एड्रेस है, जो अगर आपने 4 होटल की बुकिंग्स की उसमें से जो पहला होगा, पहले दिन का आपका होटल का स्टे होगा, उसका एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल गारंटर। ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि ये थाईलैंड के अंदर कोई लोकल गारंटर मांग रहे हैं या इंडिया के अंदर मांग रहे हैं। तो इसके अंदर आप अपने किसी गार्डियन का या आप अपने किसी फ्रेंड का, रिलेटिव का, ब्रदर सिस्टर का, सिबलिंग्स का जो नेम और एड्रेस है यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस केस के अंदर आपको थाईलैंड का गारंटर नहीं कोई ढूंढना या डालना। नेम एंड एड्रेस ऑफ गारंटर इन थाईलैंड, तो आप एज़ प्रपोज करके इसे लिख सकते हैं, और जो आपका पहला होटल का एड्रेस इन्फॉर्मेशन होगा वही आप यहाँ पे डाल दें। ओके, इस केस के अंदर दैट्स इट। आगे मैं बात करता हूँ वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। उसके अंदर आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लगाने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग योर ओल्ड पासपोर्ट। तो अगर आपके पहले आपको कभी पासपोर्ट इशू हुआ था, वो पुराना पासपोर्ट और जो नया आपका पासपोर्ट है, वो दोनों को आपको एयरपोर्ट पर दिखाना पड़ेगा। होटल बुकिंग्स आपके पास इस केस के अंदर कंफर्म्ड होनी चाहिए, मतलब कि पेड होटल बुकिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल पे इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली वो लोग नोटिस करते हैं। क्योंकि आप कंट्री में पहुंच जाते हैं पहली चीज़, उसके बाद जब आप पहुंच गए तो डेफिनेटली यू नीड अ प्लेस टू स्टे। तो डमी बुकिंग्स दिखा के गुजारा नहीं चलता, वहाँ पे आपको कंफर्म होटल बुकिंग्स, पेड बुकिंग्स दिखानी पड़ती हैं। फ्लाइट टिकट्स आपके पास होनी चाहिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट आप दिखाएंगे, और ऑनवर्ड जर्नी की टिकट भी आप इस केस के अंदर दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप इंडिया लौटते नहीं हैं, आप किसी और कंट्री में जाते हैं, तो ऑनवर्ड जर्नी की टिकट प्रूफ जो है आपको कंफर्म्ड वो दिखाना पड़ेगा। एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है, जो कि बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, और आपको जो फॉर्म है मेरी साइट के थ्रू मिल जाएगा, thewarningman.in। फोटो की स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, यहाँ पे 4x6 सेंटीमीटर की एक बड़ी सी फोटो लगती है आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे। प्रूफ ऑफ फंड्स जैसे हमने पहले डिटेल में कवर कर लिया, ज़्यादा मैं इसको स्ट्रेस नहीं करूँगा, लेकिन 10,000 थाई बाट से ऊपर लोकल करेंसी में आपको लेके चलने हैं, ठीक है। अगर फैमिली की बात करूँ तो यहाँ पे जो उनकी गाइडलाइंस है उसमें लिखा है 20,000 थाई बाट। तो इसका मतलब ये है कि अगर 10,000 थाई बाट उनके केस में सफिशिएंट नहीं है, जो वो कहते हैं गाइडलाइंस में, देन 20,000 थाई बाट भी सफिशिएंट नहीं है। तो मेक श्योर दैट यू कैरी ओवर 20,000 थाई बाट, अराउंड 30,000 थाई बाट इन केस द फैमिली इज ट्रैवलिंग। ओके, और यहाँ पे आप एक्सप्रेस एंट्री भी वीज़ा ऑन अराइवल के केस में ले सकते हैं, मतलब एडिशनल 200 थाई बाट पे करके एयरपोर्ट पे, जिसकी रिसीट जब आपको मिलेगी तो वो 2,000 थाई बाट की मिलेगी, 200 थाई बाट की नहीं दिखाते वो, लेकिन आप एक्सप्रेस एंट्री लेके अपना जो एप्लीकेशन है, अपना जो वीज़ा है, वो स्टैम्प करवा सकते हैं एयरपोर्ट पे बहुत ही जल्दी। आई थिंक मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स में आपका काम हो जाएगा सारा। अब यहाँ पे प्रोसेस कैसे रहता है वीज़ा ऑन अराइवल के केस में, तो जब आप गेट से बाहर निकलते हैं, अपनी फ्लाइट को डीबोर्ड करते हैं, गेट से बाहर निकलते हैं, एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर आता है। नाउ बिफोर यू प्रोसीड टुवर्ड्स इमिग्रेशन, तो आपको पहले जो है वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर जो है वो दिखेगा, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे ऑफिसर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद अगर उसे सही लगेगा तो आप एक अलग से काउंटर में जाते हैं, जहाँ आपको पेमेंट करनी पड़ती है, अंदर बहुत सामने है वो काउंटर, पेमेंट करनी पड़ती है, और आपको टोकन इशू किया जाता है। वो टोकन लेके आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है जब तक आपका इमिग्रेशन पे नंबर नहीं आता। टोकन वाइज आपका नंबर आएगा, और आपको इमिग्रेशन ऑफिसर जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, बायोमेट्रिक प्रिंट आपके लेगा, एंड प्लस ही विल स्टैम्प योर पासपोर्ट। ओके, दैट्स ऑल। चलिए देखते हैं किस तरीके से आप वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म भरते हैं। फोटो लगाने के बाद आपको अपने क्रेडेंशियल्स एज पर द पासपोर्ट यहाँ डालने होते हैं। फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर कोई है, नेशनैलिटी, आपका पासपोर्ट नंबर जो उसका वो है आपको यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कहाँ से आपको इशू हुआ, डेट एंड प्लेस ऑफ इशू, एक्सपायरी डेट क्या है आपके पासपोर्ट की, फ्लाइट नंबर, किस फ्लाइट से आप वेसल नंबर से ट्रैवल करने लगे हैं इंडिया टू थाईलैंड, और ऑक्यूपेशन, परमानेंट एड्रेस इन थाईलैंड आपको डालना होता है। ऑक्यूपेशन में आप बिजनेस या सर्विस चूज़ कर सकते हैं। एड्रेस इन थाईलैंड के अंदर पहले होटल का जो नाम है वो आप यहाँ पे डालेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑफ रेफरेंस इन थाईलैंड, अगेन आप पहले होटल का इसमें रेफरेंस डाल सकते हैं। इफ़ अकम्पनीड बाय माइनर चिल्ड्रन ट्रैवलिंग ऑन द सेम पासपोर्ट, प्लीज़ गिव नेम्स एंड डेट्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपके साथ अगर बच्चे ट्रैवल करते हैं तो आपको उनके नाम और जो पता है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा, और नीचे आपको सिर्फ सिग्नेचर करने होते हैं अलॉन्ग विद योर डेट्स, और नीचे जो फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली वो आपने फिल नहीं करना है, दैट इज ओनली फॉर द इमिग्रेशन ऑफिसर। और इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे ई वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में, और इसमें जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट सेम ही है अगर वीज़ा ऑन अराइवल से मैं कंपेयर करूँ, लेकिन इसमें होता ही है ई वीज़ा ऑन अराइवल में इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे, और स्टिकर वीज़ा के रिलेटेड भी डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे। ओके, तो ई वीज़ा ऑन अराइवल के अंदर क्या होता है कि आप जब इसे अप्लाई करते हैं तो विद इन 24 to 72 आवर्स आपको एक प्री अप्रूवल लेटर इशू किया जाता है। वो लेटर लेके एयरपोर्ट पे जाते हैं आप,
इमिग्रेशन पे दिखाते हैं, स्पेशल काउंटर्स बने ई वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, और वहाँ पे अकॉर्डिंगली आपका जो है पासपोर्ट स्टैंप हो जाता है इसकी हेल्प से। तो 24 से 72 घंटे के बीच में इशू किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर इनकी दो सर्विसेज हैं वीएफएस की, वीएफएस ही इशू करता है। एक तो है इनकी एक्सप्रेस सर्विस और दूसरी है इनकी स्टैंडर्ड एंट्री। तो अगर स्टैंडर्ड एंट्री रहते हैं तो आपको 3 दिन के लिए 72 घंटे के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन एक्सप्रेस लेते हैं विद इन 24 आवर्स एनी टाइम यू विल गेट दैट लेटर इशूड। इसकी कॉस्ट है थाई बाट के अंदर, ठीक है, तो आपको पे करने पड़ेंगे 2500 थाई बाट, जिसके अंदर 2000 थाई बाट कॉन्सुलेट की चार्जेस और 500 थाई बाट वीएफएस के सर्विस चार्जेस है, और 17 कंट्रीज एलिजिबल है इसके अंदर, जिसके अंदर इंडिया का भी एक नाम है। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पासपोर्ट कवर पेज आपको लगाना पड़ता है, जो ब्लू कवर होता है जिसपे एम्बलम बना होता है गोल्डन, वो आपको एक तो उसका स्कैन कॉपी लगाना होता है, पासपोर्ट बायो पेज लगाना होता है, डिपार्चर की अपनी रिटर्न फ्लाइट टिकट्स आपको लगानी पड़ती हैं, अपलोड करनी पड़ती है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन के जो वाउचर्स हैं वो आपको अपलोड करने पड़ते हैं, फोटोग्राफ जो वीज़ा ऑन अराइवल के केस में स्पेसिफिकेशन है सेम है, 4x6 सेंटीमीटर की लगानी पड़ती है। तो ये हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स हैं ई वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। तो स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में अगर डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, वैसे मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। चलिए आगे बात करते हैं व्हाट मेक्स थाईलैंड फेमस। तो मैं समझता हूँ कि चीप ट्रैवल कॉस्ट, कहीं पे भी आप थाईलैंड में जाते हैं, लोग लोकलाइट्स काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं लोग, बीचेस के बहुत प्रोविजंस हैं, वाटर स्पोर्ट्स के, डाइविंग के बहुत सारे स्पॉट्स हैं आपको थाईलैंड में मिलते हैं। थाई क्यूजीज जो है आप ट्राई कर सकते हैं, पैलेटेबल होती हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं खा सकते कुछ। मुए थाई बॉक्सिंग जो है बहुत पॉपुलर है, जैसे वहाँ पे थाई मसाज सबको पता है, और एक बहुत ही अच्छी कल्चरल वाइब है थाईलैंड की, एक हिस्ट्री है और बहुत सारे अमेजिंग मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कंट्री में। बेस्ट टाइम टू विजिट थाईलैंड इज बिटवीन नवंबर टू मार्च, मेक श्योर। जो कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जिसके बेसिस पे इनका टूरिज्म चल रहा है और स्ट्रक्चर्ड है, मैं ये कहूँगा, तो आपको हर प्रोविंस के अंदर जो कहीं पे भी आप जाएंगे, टाइगर किंगडम, शूटिंग रेंज, नाइट लाइफ क्लब्स वगैरह जो होते हैं, मैं कंबाइन कर देता हूँ इनको, शॉपिंग, स्नेक फार्म्स, वाटर स्पोर्ट्स, फुल मून पार्टीज़ वगैरह देखने को मिल जाती हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जो थाईलैंड में आप कर सकते हैं, एंड दीज आर द मेजर अट्रैक्शंस। मैं ये कहूँगा अगर आप एक्टिविटीज़ की बात करते हैं और आपको ये हर प्रोविंस में मिलती है, दिस इज़ हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड, ओके, दिस इज़ हाउ द टूरिज्म इज स्ट्रक्चर्ड। आगे मैं बात करता हूँ आइटनरी की। मान लीजिए अगर आप 5 दिन के लिए थाईलैंड जाते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, तो आप 3 दिन बैंकॉक में लगा सकते हैं, 2 दिन पटाया में लगा सकते हैं, या 3 दिन बैंकॉक में लगा सकते हैं, 3 दिन फुकेट में लगा सकते हैं। तो बैंकॉक में जो पॉपुलर प्लेसेस है, मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट वॉट फो, ग्रैंड पैलेस एंड वॉट अरुण टेम्पल। अगर आपने ये 3 मॉन्यूमेंट्स देख लिए तो आपने बैंकॉक देख लिया। और शॉपिंग की अगर मैं बात करूँ बैंकॉक में, तो MBK आप जा सकते हैं, जो कि एक बजट और चीप शॉपिंग के लिए है, जो कि मैं सबको रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं MBK में। फूड कोर्ट्स बने हुए हैं बहुत सारे नीचे, और अपने आप में हैपनिंग है MBK भी। लेकिन जो अगर आप एक अच्छी डील चाहते हैं, एक अच्छी शॉपिंग करना चाहते हैं, सोफिस्टिकेटेड शॉपिंग करना चाहते हैं, देन यू हेड ओवर टू आइकॉन सियाम पैरागॉन। नाइट लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आप नाइट लाइफ इंजॉय करते हैं तो खाउसा रोड, सुखमवित, नाना और अशोक रोड की तरफ जा सकते हैं। जिन लोगों को पता थाईलैंड के बारे में उनको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो लोग पहली बार जा रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं, अगर आपने 3 दिन बैंकॉक में लगाएं और 2 दिन आप पटाया में विजिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बहुत इजीली। इसमें नाइट लाइफ के अंदर आता है वॉकिंग स्ट्रीट, जो कि एक मेन अट्रैक्शन है। आप नियर बाय कोहलान आइलैंड, कोरल आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाली हाई पियर से आपको बहुत इजीली बोट्स मिल जाती हैं, और विद इन 15 to 20 मिनट्स और मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर आप कोहलान आइलैंड विजिट कर सकते हैं। और 2 दिन के अंदर आप बिग बुद्धा सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, एक बहुत ही पॉपुलर टेम्पल है, जॉमेटिन बीच जहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, एक बहुत ही पॉश एरिया है, ओपन बार कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, सारे 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, बीच शॉपिंग कर सकते हैं, सैलड्स एंड स्मूदीज वट एवर यू वांट। सो इट इज़ अ परफेक्ट प्लेस। 5 दिनों का आपका मैंने आइटरी जो है बना दिया है अगर आप बैंकॉक पटाया जाते हैं। लेकिन अगर आप 6 दिन 7 दिन बिताना चाहते हैं तो आपको, क्योंकि अगर आप बैंकॉक सेंट्रल थाईलैंड से अगर सर्दर्न पार्ट में जाते हैं तो आपका 1 दिन ट्रैवलिंग में भी खराब हो सकता है। तो फुकेट में अगर आप 3 दिन लेके चलें, इसे क्लब करें अपने बैंकॉक ट्रिप के साथ, देन यू कैन विजिट ओल्ड फुकेट टाउन, पटोंग, बिग बुद्धा। यू कैन गो टू अदर आइलैंड्स सच एज को फरनागना, फीफी आइलैंड, कराबी, इन जगहों पे आप विजिट कर सकते हैं। आगे मैं थोड़ी बात करता हूँ आइटरी की, हमने बात कर ली। अब बात करते हैं जब आप वापस आएंगे तो ड्यूटी फ्री एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि हर कोई लेना चाहता है। बेस्ट ड्यूटी फ्री एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो मोनोपोली है, बेसिकली जो बेस्ट ड्यूटी फ्री शॉप है वो है किंग पावर की। ये बहुत पॉपुलर है ओवरऑल थाईलैंड में अगर देखा जाए, लेकिन इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी आउटलेट्स इसके एयरपोर्ट पर देखे हैं स्वर्ण भूमि पे, सबके पास हर चीज़ नहीं होती है, एंड प्लस सबके डिस्काउंट्स और जो स्कीम्स हैं वो वेरी कर सकती हैं। मैंने ऐसा खुद नोटिस की है चीज़, पर फिर भी इट इज़ द बेस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो
गो टू मेमोरीज ऑफ थाईलैंड। और यहाँ पे भी आप सेम जैसे आप सिगरेट्स, अल्कोहल, चॉकलेट्स वगैरह खरीदते हैं, सोवेनियर्स लेते हैं, तो इनकी शॉपिंग कर सकते हैं। किंग पावर के बाद मेमोरीज ऑफ थाईलैंड, देन सेंट्स ऑफ थाईलैंड। अगर आप परफ्यूम्स वगैरह का शौक रखते हैं तो एक स्पेशल एक्सक्लूसिव आउटलेट है इसका यहाँ पे। अगर आप क्लोथ शॉपिंग करना चाहते हैं तो एक और ब्रांड है जिम थॉम्सन करके, और एक है चित्रदला करके। अगर आप हैंडीक्राफ्ट्स का शौक रखते हैं, आपको खरीदना है, ये आपको एयरपोर्ट पे सारे काउंटर्स मिल जाएंगे। देन साई जाय थाई प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली क्या है कि थाई हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, और ये बनाने वाले हैं डिसेबल लोग जिनको कुछ % प्रॉफिट इसका जाता है। तो इसका भी एक काउंटर स्पेशल जो है आपको मिल जाएगा ड्यूटी फ्री पे। इसके अलावा अगर आप कोई विलेज प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है कल्चरल चीज़ों में, हैंडीक्राफ्ट्स में, तो OTOP एक और आपके पास प्रोविज़न है, OTOP शॉप। अगर आपको पता है जैसे थाईलैंड में काफ़ी हिल्स पे ट्राइब्स रहते हैं, बर्मीज़ी इमिग्रेंट्स जितने भी हैं, ये रेफ्यूजीज़ जो वहाँ रहते हैं, तो वो भी उनके जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं वो आपको एक स्पेशल आउटलेट पे मिल जाते हैं। इसका नाम है मय फा लुआंग करके। टेस्ट ऑफ थाईलैंड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे यू कैन हैव वैरायटी ऑफ एडेबल थाई प्रोडक्ट्स। तो आपको अगर शौक है इन चीज़ों का तो यू कैन बाय सोवेनियर्स, और यू कैन बाय लॉट ऑफ एडेबल आइटम्स फॉर योरसेल्फ खाने के लिए। ओके, कॉन्सेप्ट शॉप है यहाँ पे लेवल 4 कॉन्कोर्स डी में, इफ आई कैन रिकॉल। और यहाँ पे इट इज़ अगेन फेमस फॉर ऑल टाइप ऑफ शॉपिंग वट एवर यू वॉन्ट। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने हैं तो एक कनेक्ट करके आउटलेट है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे, तो आप वहाँ पे लेटेस्ट गैजेट्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर गुड डील्स। अब इसी के रिलेटेड मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है वैट रिफंड आप लोगों के लिए। तो जब इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर आप डिटेल में इनसाइट चाहते हैं तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फिर भी डिटेल के अंदर। तो आपको जो भी आप शॉपिंग करते हैं थाईलैंड में, दैट हैज़ टू बी परचेज विद इन 60 days, ओनली देन यू कैन क्लेम वैट रिफंड। तो इसके लिए क्या होता है, एक PP10 फॉर्म आपको भरना पड़ता है जब आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं, किसी रिटेल आउटलेट पे जाते हैं। शॉपिंग करने के बाद जब आपको एक कैश इनवॉइस मिलता है, टैक्स इनवॉइस मिलता है, और उसके साथ आपको एक PP10 फॉर्म इशू किया जाता है जिसको आपको सिर्फ साइन करना होता है। अब फिल करने के बाद आप जाते हैं एयरपोर्ट में आप एंटर करते हैं। सबसे पहले आप कस्टम्स की तरफ बढ़ते हैं बिफोर यू चेक इन, और वहाँ पे जाके अपने गुड्स को डिक्लेयर करते हैं। जो टैक्स रिसीट्स आपको मिली हैं, इनवॉइसेस मिले हैं, अलॉन्ग विद PP10 फॉर्म आपको दिखाने पड़ते हैं। उस पर स्टैंपिंग होती है। गुड्स आपको दिखाने के लिए बोलेंगे। तो कपड़ों के केस में एक्सेप्शन है, अगर आपके चेक इन बैग में अगर आपने शॉपिंग की इतनी ज़्यादा कि आपका वैट रिफंड कपड़ों के लिए भी बन गया था, देन आपको वो खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं या लग्जरी जो हैंडी आइटम्स हैं, उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ सकता है। ओके, इसके बाद कस्टम्स पे विजिट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने टैक्स इनवॉइसेस वेरीफाई कराने के बाद आप जाते हैं चेक इन करते हैं। चेक इन के बाद आप करते हैं इमिग्रेशन से आप जाते हैं ऊपर थोड़ा एस्केलेटर्स लेके, और जहाँ से ड्यूटी फ्री शुरू होता है उसके लेफ्ट साइड पे टैक्स रिफंड का वैट रिफंड का ऑफिस आपको देखने को मिल जाता है। अब क्या क्राइटेरिया होता है बेसिकली, देखिए अगर आप वैट रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 2000 थाई बाट की शॉपिंग होनी चाहिए प्लस वैट इंक्लूडेड, ओके, पर डे। PP10 फॉर्म आपको मिल जाएगा विद ओरिजिनल टैक्स इनवॉइसेस। और आपको अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसकी 10,000 थाई बाट से ऊपर की वैल्यू है, वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ कस्टम, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, ठीक है ना। तो वो आपको मांग सकते हैं कि दिखाइए आपके पास वो प्रोडक्ट है या नहीं। जैसे आपने आईफोन लिया 1 लाख रुपए का, तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ सकता है। वो आपको पूछेंगे कि आपका आईफोन कहाँ पे है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 10,000 से नीचे है तो कोई इतना इशू नहीं है, ज़्यादा देखते नहीं वो चीज़ें। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू 10,000 थाई बाट से ऊपर की है तो उस केस में वो आपसे क्लेम कर सकते हैं, आपसे देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट। और अगर आपके पास टाइम नहीं है एयरपोर्ट पे, तो उनके ड्रॉप बॉक्स भी बने हुए हैं जो कि टूरिस्ट ऑफिस के आसपास हैं। वैट रिफंड के बने हैं ड्रॉप बॉक्स, वहाँ पे आप अपनी PP10 फॉर्म या अपने जो टैक्स इनवॉइसेस अटैच करके डाल सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो मेल देम बाद में अगर आपके पास टाइम नहीं है। एंड यू हैव टू क्लेम योर वैट रिफंड विद इन 6 months, ठीक है। तो जस्ट वॉच माई डेडिकेटेड वीडियो ऑन थाईलैंड वैट रिफंड ऑन माई चैनल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से आप टूरिस्ट सिम चूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ ऑफ स्टे क्या है, 8 से 10 दिनों के बीच में है या आपकी 10 से 15 दिनों के बीच में है। अगर आप 8 से 10 दिनों के बीच में वहाँ स्टे करते हैं, 8 दिनों से कम आपका स्टे है, तो आप 2H का एक कार्ड ले सकते हैं। इसके अंदर बेनिफिट ये है आपको कि
300 भाट के अंदर लगभग कुछ 600 सवा 600 रुपये के अंदर आपको 16 दिनों के लिए 15 गिग मिल जाते हैं फॉर डेटा यूसेज। 15 गिग के बाद आपकी जो स्पीड लिमिट है उस पर कैपिंग लग सकती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो 8 दिनों का आप डीटैक का कार्ड ले सकते हैं जो कि आपको सेम प्राइस पे मतलब 15 गिग दे रहा है। देखा जाए तो 8 दिनों का यूजुअली स्टे लोगों का रहता है और 8 दिनों से नीचे भी होता है। तो उस केस के अंदर जो आपको चीप पड़ेगा वो डीटैक का पड़ रहा है यहाँ पे 299 भाट का है, जिसके अंदर 15 गिग मिल रहे हैं आपको 8 दिनों के लिए यूज़ करने के लिए। लेकिन ट्रू एच के अंदर क्या है कि आपको 15 गिग मतलब कि एक दिन के हिसाब से 1 गिग मिल रहा है। तो आपके लिए डीटैक एक अच्छा ऑप्शन है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स आउट देयर। एंड जो ट्रू एच है इट इज़ ऑल्सो गुड, नेटवर्क कवरेज में कोई दिक्कत नहीं आती। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, ये आपके ऊपर है। 15 से 30 दिनों के बीच में ये 2 प्लान्स हैं जो कि आप इसकी कॉस्ट देख सकते हैं कि 599 भाट के अंदर मतलब 600 भाट के अंदर लगभग 1200 रुपये के अंदर 30 दिनों के अंदर आपको जो है 30 गिग्स जो है यूज़ करने के लिए मिलेंगे। मतलब कि 1 गिग पर डे के हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप डीटैक का देखें प्लान यहाँ पे तो आपको 15 दिनों के लिए 30 गिग मिल रहा है उसी प्राइस पॉइंट पे। अब चाहे आप 8-10 दिनों के लिए जाएं, चाहे आप 15 से 30 दिनों के लिए जाएं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप ट्रू एच का कार्ड ही उस केस के अंदर यूज़ करें। तो आप ट्रू एच का सिम जो है ले सकते हैं या इसका जो ई सिम अवेलेबल होगा वो भी आप ले सकते हैं एट द एयरपोर्ट्स। फिर आगे मैं बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग की, और इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में बात अभी नहीं करता क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है अपने आप में, और इसके ऊपर 2 वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। अगर आप आइटम वाइज प्राइस को जानना चाहते हैं तो उसकी जो वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने बेसिकली पर्सनली विजिट किया था फैमिली मार्ट स्टोर्स में और 7-Eleven स्टोर्स में, और उसमें मैंने आपको दिखाया कि किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। तो दोनों वीडियो स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं खड़ा हूँ श्याम कमर्शियल बैंक के आगे। अगर आप फोरेक्स कार्ड वगैरह से कैश विड्रॉ करते हैं या अगर आप डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं तो 220 भाट का आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस पड़ेगा एक्स्ट्रा। पर अगर आप वही कार्ड 7-Eleven स्टोर्स पर जाके यूज़ करते हैं तो कोई उसका चार्ज नहीं पड़ता है। आपको एडिशनल जितने की चीज़ आपने ली उतने की आपको चीज़ मिल जाती है, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। ओके, आगे मैं बात करना चाहता हूँ एयर सुविधा के बारे में, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज भी मुझे हैरानी की बात है, इसके बारे में सवाल आते हैं। तो अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप किसी भी कंट्री से करके आते हैं, एयर सुविधा भरना आपके लिए ज़रूरी है। फॉर्म को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब आपको कोई भी पीडीएफ में या हार्ड कॉपीज़, आपको स्कैन कॉपी जो होती है लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एयर सुविधा में, क्योंकि लोगों को टेक्निकल चैलेंजेस काफ़ी आए। तो बेसिकली आपको एक फॉर्म भरना है बेसिक डिटेल्स के साथ। अगर आपके केस के अंदर मैं बात करूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि थाईलैंड के केस में जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर आपको कोई भी वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं दिखाना, पीसीआर टेस्ट नहीं दिखाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्ड कॉपीज़ को या वैक्सीन सर्टिफिकेट्स को हार्ड कॉपीज़ में कैरी ना करें। हार्ड कॉपीज़ जो है आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट की, और आपका अगर आपके ऊपर पीसीआर टेस्ट एप्लीकेबल है अगर है तो आपको उनको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया आते वक्त आपको इसकी कॉपी एयरपोर्ट पे दिखानी पड़ सकती है, या आप कोई ऑनवर्ड जर्नी करके जा रहे हो तो उस कंट्री की वो रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसलिए ये गलती मत करना। स्टिल कैरी हार्ड कॉपीज ऑफ योर वैक्सीन सर्टिफिकेट्स एंड पीसीआर इफ एप्लीकेबल इन योर केस। लेकिन जो बच्चे 5 साल से 17 साल के बीच में अगर इंडिया वापस एंटर करने लगे इंटरनेशनल ट्रिप करने के बाद, उस केस के अंदर जो है आपको उनका पीसीआर टेस्ट लोकली उस कंट्री में कराना पड़ेगा। मतलब कि थाईलैंड से अगर आप वापस आते हो तो थाईलैंड में एक पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा अगर आपके बच्चे के ऊपर 5-17 साल के बीच में। और एक यूजुअली टेस्ट की कॉस्ट वहाँ पे आपको 2000 थाई बाट से लेके जो चीपेस्ट आपको पड़ सकती है वो ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन 2000 थाई बाट के अंदर आपका टेस्ट हो सकता है बच्चे का। और इसके ऊपर अगर आप डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। आप उस वीडियो को रेफर करें। एंड हाउ टू फिल एयर सुविधा, वो पूरा डेमो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ऑलराइट गाइस, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में, हाउ टू एंटर, हाउ टू प्लान योर थाईलैंड ट्रिप इन 2022। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें ट्रैवल मैन, और बेल बटन नोटिफिकेशन को अगर आप हिट करेंगे तो आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको इसी तरीके से